वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 ऑफ HRM, जिसका नाम है परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अभी परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, तो देखो इसको समझाने के लिए ना एक छोटी सी आपको कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कहानी के दो कैरेक्टर हैं, एक है चिंटू, ये है चिंटू और ये है मिंटू, ठीक है। चिंटू और मिंटू सेम कंपनी में काम करते हैं, लेकिन चिंटू क्या है, डेली आता है टाइम पे डेली आता है। मिंटू हमेशा लेट आता है। चिंटू जो है सारी बात मानता है अपने मैनेजर की, मिंटू नहीं मानता। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो चिंटू है वो अपने सारे के सारे जो टारगेट्स हैं वो पूरे करता है, सारे टारगेट मीट करता है। मिंटू जो है वो टाल देता है, टारगेट पूरे ही नहीं करता, टारगेट मीट नहीं करता, ठीक है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद मैनेजर ने ये डिसाइड किया कि इस साल हम चिंटू को जो है प्रमोशन देंगे, लेकिन मिंटू को प्रमोशन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मिंटू तो लेट आ रहा है, ठीक है, बात भी नहीं मान रहा, टारगेट भी पूरे नहीं कर रहा, बट चिंटू टाइम पे आ रहा है, पूरे टारगेट कर रहे हैं, उससे ज्यादा काम कर रहे हैं, मेहनती एकदम लगन के साथ, और इसीलिए चिंटू को प्रमोशन मिल गया। अब ये कहानी क्या थी मैम? अरे यही तो होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब एक बार आप डेफिनेशन की हेल्प से इसको समझो। तो देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमैटिक फॉर्मल प्रोसेस है जहां पे जॉब की जो परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी, एबिलिटी और क्या कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में, उसको मेजर करा जाता है। इसकी हेल्प से जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि वो कितने बढ़िया से अपनी ड्यूटी को निभा रहा है, अपने गोल्स को अचीव कर रहा है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर क्या होता है कि जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है, एक्चुअल का परफॉर्मेंस और जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है, उनको कंपेयर करा जाता है और उसके बेसिस पे फीडबैक दिया जाता है और इसी के बेसिस पे इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लिए जाते हैं, लाइक प्रमोशन, सैलरी इंक्रीज करना, ट्रेनिंग नीड एंड करियर डेवलपमेंट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की फीचर्स क्या हैं। तो देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल के फीचर ना हम यहां से समझेंगे। सबसे पहला है कि बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है कि पहले से कुछ स्टैंडर्ड सेट करे जाते हैं, उनके बेसिस पे ही मेजर करा जाता है परफॉर्मेंस को। लाइक पहले से ही सेट कर दिया कि देखो, हम आपको टारगेट दे रहे हैं कि आपको जो है 30% सेल है वो इंक्रीज करनी है, ठीक है, और इसी के बेसिस पे हम आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड हो गया, जिसकी हेल्प से चिंटू मिंटू की परफॉर्मेंस को मेजर करा जाएगा। इसके अलावा ये एक सिस्टमैटिक और फॉर्मल स्ट्रक्चर प्रोसेस होता है, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जाता है ताकि जो असेसमेंट है उसमें कंसिस्टेंसी रहे, ठीक है। अभी कौन सा प्रोसेस होता है तो वो हम अभी पढ़ेंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस क्या होता है। उसके अलावा एक कॉन्टिन्यूस और ऑनगोइंग साइकिल है, मतलब ऐसा नहीं है कि बस एक बार इवोल्यूशन होता है, बार बार होता है, हर महीने, मंथली भी हो सकता है, ठीक है, ईयरली भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि बस एक बार हो गया काम खत्म, नहीं, हर साल हो सकता है, हर मंथ पे हो सकता है, कभी कभी तो वीकली परफॉर्मेंस इवोल्यूशन भी होता है। तो एक कॉन्टिन्यूस या फिर ये कहो ऑनगोइंग साइकिल है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक इवोल्यूशन, यहाँ पे पर्सनल बाइसनेस ना हो। मान लो ये जो चिंटू है, चिंटू ने क्या किया, अपने मैनेजर को 4 समोसे खिला दिए। अब मैनेजर खुश हो गया कि भाई चिंटू बहुत अच्छा इंसान है, उसने मुझे 4 समोसे खिला दिए। अब मिंटू भले बहुत काम कर रहा था, लेकिन मैनेजर ने प्रमोशन चिंटू को दे दिया। ये क्या है? ये पर्सनल बाइजनेस है। तो ये चीज ना हो, इसीलिए मीजरेबल मेट्रिक डिसाइड करी जाती है और जो फैक्चुअल डेटा होता है, फैक्ट के बेसिस पे, मतलब 20% 30% सेल इंक्रीज हुई या नहीं हुई, और जो है जो टारगेट दिया था वो मीट हुआ या नहीं हुआ, उसके बेसिस पे इवोल्यूशन करा जाता है। ऐसा नहीं होता कि 4 समोसे खिला दिए तो मैनेजर प्रमोशन दे देगा। वो देना भी चाहे, लेकिन चिंटू ने अगर 30% सेल का टारगेट मीट नहीं करा है तो उसे नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा असेसिंग परफॉर्मेंस वर्सेस पोटेंशियल परफॉर्मेंस। देखो, बियॉन्ड द करंट ड्यूटी जो अप्रेजल है वो आइडेंटिफाई करता है एबिलिटी टू हैंडल द हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ठीक है, करंट का काम सही से कर रहा है, लेकिन क्या अगर मैं इसे प्रमोशन दे दूं, अगर मैं इसका परफॉर्मेंस अप्रेजल करके प्रमोशन दे दूं, तो क्या ये फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से हैंडल कर पाएगा या नहीं, ये भी चीज देखी जाती है परफॉर्मेंस अप्रेजल में।
सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखो, सबसे पहले होता है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्यूट करना, कि जो एम्प्लॉय है वो कितने एफिशिएंटली अपना काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। इसी की हेल्प से मैनेजमेंट ये डिसाइड कर पाते हैं कि क्या एम्प्लॉय जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड था उसको मीट कर पा रहा है या नहीं। दूसरा, आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखो, इसमें क्या होता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल की हेल्प से जो मैनेजर होते हैं वो ये देख पाते हैं कि जो एम्प्लॉय है, मान लो ये चिंटू है, तो ये कहाँ कहाँ तो स्ट्रेंथफुल है, मतलब कहाँ कहाँ तो ये बहुत बढ़िया कर रहा है और कहाँ कहाँ ये बहुत ही वीक है। ऐसे मिंटू का परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा तो पता चलेगा कि मिंटू जी कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया करता है, लीडरशिप बहुत बढ़िया करता है, लेकिन पंक्चुअलिटी नहीं है, तो उसकी क्या क्या लिमिटेशन है ये डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, टू प्रोवाइड अ फीडबैक टू द एम्प्लॉय। अब हमने जो सबसे स्टार्टिंग वाली स्टोरी सुनी थी उसमें क्या था कि जो मिंटू था वो लेट आता था, ठीक है, कोई काम टाइम पे नहीं करके देता था, टारगेट भी मीट नहीं करता था। तो मैनेजर को ये बात पता चल गई कि देखो मिंटू की ये सारी कमी है, तो उस अप्रेजल के बेसिस पे वो मिंटू को फीडबैक देंगे कि देखो टाइम पे आओ, जो मेरी बात मानो, ठीक है, इसी के बेसिस पे तुम्हें अगली बार प्रमोशन मिल सकता है, जो टारगेट है वो पूरी करो। तो और इसका परफॉर्मेंस अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एम्प्लॉय को फीडबैक प्रोवाइड करना ताकि वो इंप्रूव कर सके अपनी परफॉर्मेंस में। नेक्स्ट इज टू असिस्ट इन प्रमोशन डिसीजन। अब देखो, ये तो आपको स्टोरी से समझ आ ही गया होगा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल की हेल्प से मैनेजमेंट ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि कौन सा एम्प्लॉय कैपेबल है कि वो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर पाए और किसको प्रमोशन देना चाहिए। तो प्रमोशन डिसीजन भी इसी पे बेस होता है। नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड। अब देखो, मान लो उन्होंने मिंटू को देखा और मिंटू ने जो लेट आ रहा है ये बात पता चल गई, काम टारगेट मीट नहीं कर पा रहा, तो उन्हें पता चल गया कि टारगेट इसलिए नहीं मीट कर पा रहा क्योंकि एफिशिएंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको ट्रेनिंग की नीड है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल की हेल्प से क्या हुआ कि जो स्किल गैप था वो आइडेंटिफाई हो गया और अब उससे ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है ये बात पता चल गई मैनेजर को, तो उन्होंने मिंटू को ट्रेनिंग दे दी। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट नीड की डिटरमाइन भी परफॉर्मेंस अप्रेजल से ही होती है। देन टू प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ सैलरी इंक्रीमेंट एंड इंसेंटिव। देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल की हेल्प से मैनेजमेंट ये डिटरमाइन करता है कि किसकी सैलरी बढ़ानी है और किसकी घटानी है। अब जो बंदा पूरे टारगेट मीट कर रहा है, सारा काम टाइम पे करके दे रहा है, टारगेट से ज्यादा कर रहा है, मान लो 30% सेल इंक्रीज करने को कहा था, 50% इंक्रीज करके दे रहा है, उसी की तो सैलरी इंक्रीज करी जाएगी ना, ताकि वो मोटिवेट हो और अगली बार और अच्छा काम करे, है ना। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की हेल्प से ये भी पता चलता है कि किसकी बढ़ानी है सैलरी और किसकी घटानी है। अब आ जाते हैं स्टेप इन परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस। क्या क्या स्टेप है? तो सबसे पहले क्या होता है कि बिल्कुल क्लियर जो मीजर्स होते हैं, जो टारगेट होते हैं, उनको स्टैब्लिश किया जाता है। मान लो टारगेट क्या स्टैब्लिश करा गया? टारगेट स्टैब्लिश करा गया है कि 30 जो प्रोडक्ट है, 30 प्रोडक्ट बिकवाने, 30 प्रोडक्ट्स की सेल करवानी, ये टारगेट स्टैब्लिश कर दिया। अब जो चिंटू है उसको भी बुलाया गया, मिंटू को भी बुलाया गया, मिंटी को भी बुलाया गया और चिंटी को भी बुलाया गया, चारों एम्प्लॉयज को बुलाया गया और उनको बता दिया गया कि देखो इस महीने का जो टारगेट है वो ये है कि 30 प्रोडक्ट बिकवाने, ठीक है। तो टारगेट को स्टैब्लिश करने के बाद क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया। उसके बाद क्या किया कि जो परफॉर्मेंस थी मंथ के एंड पे, इस मंथ का टारगेट था ना, तो मंथ के एंड पे चारों की जो परफॉर्मेंस थी वो मेजर करी गई प्रॉपर तरीके से डेटा के बेसिस पे कि चिंटू ने भी 30 सेल करवाई है, यानी मिंटू ने करवाई है, चिंटी मिंटी कितनी किसने करवाई है। उसके बाद क्या किया गया, उनकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी उसको जो स्टैंडर्ड सेट करा गया था 30 प्रोडक्ट की सेल का, उससे मेजर करा गया, ठीक है, उससे कंपेयर करा गया। अब उसमें क्या पता चला कि जो चिंटू है उसने 40 बिकवा दिए हैं प्रोडक्ट, जो मिंटू है उसने 10 बिकवाए हैं बस, जो मिंटी है उसने 50 बिकवा दिए हैं और जो चिंटी है उसने क्या किया, चिंटी ने सिर्फ 5 ही बिकवाए हैं, ठीक है। तो यहाँ अब ये मेजर करके हमें ये पता चल गया कि किसने जो परफॉर्मेंस टारगेट है उनको मीट किया है और किसने मीट नहीं करा है। उसके बाद क्या होगा कि उनको फीडबैक दिया जाएगा कि देखो क्या दिक्कत आई कि आपने मीट नहीं करा। ऐसे डांटने की बात नहीं होती, मतलब समझाया जाता है कि भाई क्या प्रॉब्लम हुई कि मिंटी ने तो कर ली 50, बट जो चिंटी है वो सिर्फ 5 ही कर पाई, ऐसा क्या रीजन रहा। तो उनका फीडबैक लिया जाएगा, उनको फीडबैक प्रोवाइड भी करा जाएगा कि भाई क्या रीजन था जो आप परफॉर्मेंस टारगेट मीट नहीं कर पाए। उसके बाद करेक्टिव एक्शन लिए जाएंगे। मान लो चिंटी ने आके ये बोल दिया कि मैं इसलिए पूरा नहीं कर पाई क्योंकि मुझे स्किल, ये वाली जो कम्युनिकेशन स्किल थी वो आई नहीं और मैं किसी को बेच ही नहीं पाई अपना सामान, तो फिर उसको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। एज अ करेक्टिव एक्शन उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। तो यहाँ ये पूरा आपका प्रोसेस हो गया कंप्लीट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब
अब इसको भी ना कहानी की हेल्प से समझो। चिंटू मिंटू वाली कहानी थी ना, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो क्या हुआ, जो मैनेजर था उसने ये सोचा कि ये सही नहीं है कि साल के एंड में मैं इन दोनों की परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहा हूँ। इससे फीडबैक तो प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन इससे कंपनी को तो वैल्यू इतनी ऐड नहीं हो रही। तो उसने क्या सोचा कि मैं हर मंथ पे इनकी जो परफॉर्मेंस है वो रिव्यू करूंगा, या मंथ भी छोड़ो, हर वीक पे मैं इनकी परफॉर्मेंस रिव्यू करूंगा, इनको फीडबैक प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ इनको ट्रेनिंग वगैरह जो भी चाहिए हर वीक पे रिव्यू करके जो भी स्किल गैप लगेगा वो फुलफिल करूंगा। तो उसने क्या किया, जब साल स्टार्ट हुआ, ईयर के स्टार्टिंग में दोनों को टारगेट दे दिए या ये कहो कि गोल दे दिया कि तुम्हारा इस साल का गोल ये है। फिर वीक एंड हुआ, एक वीक के एंड पे ही उसने ली मीटिंग में पूछा कि कितनी प्रोग्रेस हो गई है। तो जी चिंटू ने कहा कि जी मेरी प्रोग्रेस तो बढ़िया चल रही है, इतनी हो गई। लेकिन मिंटू की प्रोग्रेस पीछे चल रही थी। क्यों? क्योंकि लेट था ना, वो बात नहीं मानता था, है ना। तो उस वीक के एंड पे ही मीटिंग से पता चल गया कि मिंटू जी काम बहुत कम कर रहा है और सही से काम नहीं हो रहा है। तो मैनेजर ने उसको फीडबैक दिया, उसको पता चला कि भाई एफिशिएंसी नहीं है, ठीक है, तो उसको ट्रेनिंग भी दे दी। फिर दूसरा वीक आया, फिर आया दूसरे वीक पे एंड पे फिर से मीटिंग हुई। मीटिंग में पता चला कि चिंटू भी बढ़िया कर रहा है और अब मिंटू भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है। ऐसे कर करके हर वीक उसने मीटिंग ली, जो भी स्किल गैप आइडेंटिफाई करा वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, फीडबैक प्रोवाइड करा, और साल के एंड में जो दोनों ने टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लिया। मतलब टारगेट मान लो 30% का था कि 30% प्रॉफिट इंक्रीज करना है, उन्होंने 60% प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया दोनों ने, ठीक है, दोनों ने 60-60 ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो मैंने आपको चीज समझाई, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होता है कि एम्प्लॉय का असेसमेंट करा जाता है जॉब रिलेटेड अचीवमेंट को लेके, ठीक है। और प्राइमरी इंटेंशन सिर्फ ये होता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है। जैसे यहाँ पे प्राइमरी इंटेंशन उसका क्या था कि परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है, तो उसने हर वीक उस चीज को करा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फीचर समझते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक टाइम पे एक्टिविटी नहीं होती कि ईयर के एंड में जाके जी चीजें देख ली, नहीं, थ्रू आउट द ईयर रेगुलर मॉनिटरिंग होती है, रिव्यू होता है, फीडबैक दिया जाता है एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, ठीक है। और एक कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन ही हेल्प करता है कि एम्प्लॉय अपनी प्रोग्रेस को समझ सके और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सके। देन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने की कोशिश करता है। एम्प्लॉय को स्टार्टिंग में क्लियर टारगेट दे दिया जाता है कि भाई तुम्हें इस साल ये अचीव करना है, और देखा जाता है कि उसने कितना कॉन्ट्रीब्यूट करा ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में, ठीक है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। यहाँ पे मेन फोकस ये होता है कि जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करना है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करके, जैसे मैनेजर कर रहा था चिंटू मिंटू की कि कहाँ दिक्कत आ रही है, सारी चीजें करके। देन इन्वॉल्व अ प्लानिंग, मॉनिटरी एंड इवोल्यूशन। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग करी जाती है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस गोल की कि इस साल का क्या टारगेट होगा, फिर उसको मॉनिटर करा जाता है, हर वीक हर साल कंटिन्यूसली मॉनिटर करा जाता है, फाइनल रिजल्ट को फिर इवैल्यूएट करा जाता है। इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रेगुलरली ट्रैक कर पाता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच। ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ना, ये एम्प्लॉय की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस करता है। ये हेल्प करता है कि एम्प्लॉय अपनी नॉलेज, स्किल और एबिलिटी को ट्रेनिंग, कोचिंग और मेंटोरिंग की हेल्प से बढ़ा सके, और एम्प्लॉय को प्रिपेयर करता है हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेथड ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसमें पहला मेथड है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब ये क्या होता है, इसको भी बड़े आराम से ध्यान से समझेंगे। देखो, मैनेजर ने सोचा कि हर बार मैं खुद से टारगेट सेट कर देता हूँ चिंटू मिंटू दोनों के लिए, कभी अचीव कर पाते कभी नहीं कर पाते, बड़ी परेशानी हो रही है। उसने क्या कहा, चिंटू को भी बुलाओ मिंटू को भी बुलाओ, दोनों को बुला लिया। ये आ गया चिंटू, ये आ गया मिंटू, दोनों को बैठाया साथ में और बोला कि इस बार जब मैं टारगेट सेट करूंगा तो तुम्हारी बात प्रॉपर सुनी जाएगी, ताकि तुम कमिट करो कि जी मैं इतना काम कर सकता हूँ और एंड में मुझे उतना काम चाहिए। अब तुम अपनी जुबान पे पक्के रहोगे। तो मैनेजर ने दोनों को बुलाया और टारगेट सेटिंग के टाइम पे इन दोनों को भी इन्वॉल्व करा, ठीक है। चिंटू ने बोला कि एट द एंड मैं जो हूँ 30% सेल इंक्रीज कर दूंगा। मिंटू ने बोला कि इन द एंड मैं जो हूँ 10% सेल इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। मैनेजर ने क्या किया, दोनों के साथ डिस्कस करा सारी चीजें और फिर उसके बाद टारगेट सेट कर दिया, ठीक है। सारी इनकी भी सुनी, अपनी भी कही और टारगेट सेट हो गया।
एंड दिस इज व्हाट द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है? एक मॉडर्न मेथड है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, जहां पे मैनेजर एम्प्लॉय ज्वाइंटली स्पेसिफिक मीजरेबल और अचीवेबल गोल सेट करते हैं और एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है इसी बेसिस पे इवल्यूट करी जाती है। मेन आइडिया ये है कि जो एम्प्लॉय है वो अपनी परफॉर्मेंस गोल में पार्टिसिपेट करे, ताकि उनको भी रहे कि मैं जुबान दे के आया हूँ तो मैं पूरी करूंगा। वो ज़्यादा कमिटेड रहे, रिस्पॉन्सिबल रहे और मोटिवेटेड रहे उस गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, अब इसके फीचर क्या है? सबसे पहले गोल ओरिएंटेड अप्रोच। यहाँ पे फोकस करता है कि क्लियरली डिफाइंड गोल होने चाहिए, परफॉर्मेंस मेजर करी जानी चाहिए ऑन अ बेस ऑफ रिजल्ट जो अचीव किया गया है रेदर देन अ पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, दूसरा पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब वही की सेटिंग करा जाएगा, जब परफॉर्मेंस गोल की जब सेटिंग करी जाएगी, दूसरी सेटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज ध्यान दो गाइस, इधर उधर मत भटको। तो जो परफॉर्मेंस गोल का सेटिंग किया जाएगा तो उस टाइम पे जो एम्प्लॉय है उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन लिया जाता है, ताकि उनका कमिटमेंट बढ़ जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए टुवर्ड्स द वर्क। थर्ड इज क्लियर एंड मीजरेबल ऑब्जेक्टिव, मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में, वो बहुत ही स्पेसिफिक और मीजरेबल होते हैं, ताकि जो परफॉर्मेंस है उनको बहुत ही ध्यान से इवल्यूट किया जा सके एट द एंड। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द परफॉर्मेंस, जो एम्प्लॉय की प्रोग्रेस है वो रेगुलरली मॉनिटर करी जाती है, ताकि जो गोल है वो अचीव हो जाए अकॉर्डिंग टू द प्लान। एंड द फिफ्थ इज फोकस ऑन रिजल्ट। यहाँ पे एम्फसाइज ये होता है कि जो भी रिजल्ट है वो आप अचीव करो। सिर्फ वर्क एक्टिविटी पे फोकस नहीं करा जाता कि ठीक है जी काम तो बहुत कर, नहीं, रिजल्ट चाहिए, काम तो कितना ही कर, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, देन आता है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले सेटिंग अ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना ओवरऑल जो गोल है वो रख देती है, उसको एस्टैब्लिश कर देती है। उसके बाद जो इंडिविजुअल मतलब मैनेजर और एम्प्लॉय है वो ज्वाइंटली अपना अपना गोल जो है वो डिसाइड करते हैं। कि जैसे सेल्स एम्प्लॉय ने क्या कहा कि मेरा इंडिविजुअल टारगेट है कि मैं 10 लाख की सेल करूंगा हर क्वार्टर में, अपना अपना गोल डिसाइड होता है। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करा जाता है, लास्ट में उनकी परफॉर्मेंस को इवल्यूट करा जाता है कि कितना ज्यादा अचीव उन्होंने करा है। एम्प्लॉय ने 12 लाख का सेल कर दी अगेंस्ट द 10 लाख सेल, मतलब बोला था 10 लाख की करूंगा बट 12 लाख की कर दी। उसके बाद उन्हें फीडबैक या करेक्टिव एक्शन सजेस्ट करे जाते हैं, कि फीडबैक दिया जाता है कि परफॉर्मेंस कैसी थी, सजेशन दिया जाता है, और अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट मेथड आता है 360 डिग्री फीडबैक। अब जैसे इसका नाम है ना वैसे इसका काम है 360 डिग्री फीडबैक। इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे मेजरमेंट सिर्फ एक साइड से नहीं होता, ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी साइड से होता है। अब इसको भी ना एक कहानी की तरह समझो। देखो मैंने तुम्हें बोला था ना कि चिंटू ने समोसे खिला दिया था मैनेजर को और मैनेजर उसे प्रमोशन देने के लिए तैयार हो गया था, बस इसी चीज को रोकने के लिए 360 डिग्री इवोल्यूशन आया। कैसे? तो देखो इसको एक कहानी से समझते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि जो चिंटू है उसने 4 समोसे खिला के मैनेजर को प्रमोशन की बात पक्की कर ली थी, बस इसी चीज को इग्नोर करने के लिए ये मेथड आया। यहाँ पे क्या होता है कि मान लो मैनेजर है, ठीक है, अब मैनेजर को ये देखना है कि मैं किसका प्रमोशन करूं, चिंटू का करूं या मिंटू का करूं, या फिर मान लो प्रमोशन भी नहीं देखना, सिर्फ इनकी परफॉर्मेंस का देखना है कि इवैल्यूएशन करना है परफॉर्मेंस का। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए उसने क्या किया, 360 डिग्री मेथड को अपना लिया। इसमें उसने सबसे पहले तो जो उसका सुपरवाइजर जो था उससे पूछा बिहेवियर के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में कि टारगेट मीट करते हैं या नहीं, कैसे कैसे करके। तो पता चला कि चिंटू तो इस चीज़ को अच्छे से कर रहा है। सुपरवाइजर ने चिंटू के रिगार्डिंग पॉजिटिव फीडबैक दिया, मिंटू के रिगार्डिंग नहीं दिया। उसके बाद जो कलीग्स थे चिंटू के और मिंटू के, उनसे पूछा गया। तो कलीग्स ने क्या कहा कि जी चिंटू जो है बहुत ही गंदे से बात करता है, ठीक है, अच्छा बिहेवियर नहीं रखता, बट मिंटू हमेशा बहुत पॉजिटिवली बात करता है। तो यहाँ पे इनको अच्छा फीडबैक नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ कि जूनियर्स से पूछा, जूनियर्स ने बोला कि चिंटू हमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाता है लेकिन मिंटू नहीं समझाता। तो यहाँ पे जूनियर्स ने चिंटू का सपोर्ट कर दिया, मिंटू को कहा कि उसमें दिक्कत है। उसके बाद क्या हुआ कि और पूछा गया, कस्टमर से पूछा गया। तो पता चला कि मिंटू कस्टमर्स की कंप्लेंट बहुत अच्छे से हैंडल करता है लेकिन चिंटू इग्नोर कर देता है। अब ये जो सारे बेसिस थे इन सब को एक साथ रखकर उनकी जो परफॉर्मेंस है उसका इवैल्यूएशन किया गया बाय द मैनेजर, एंड दिस इज कॉल्ड 360 डिग्री इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होता है वो उसके लिए सारे जो मल्टीपल सोर्सेज होते हैं उनसे फीडबैक कलेक्ट करा जाता है, जैसे कि सुपरवाइजर, सबऑर्डिनेट, ठीक है, पीयर्स, कस्टमर, क्लाइंट और एम्प्लॉय का खुद का इवैल्यूएशन भी देखा जाता है। और ये जो फीडबैक होता है इसके बेसिस पे लास्ट में डिसीजन लिया जाता है। और ये मेथड ना कंप्लीट और बैलेंस्ड व्यू जो है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का वो प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क एबिलिटी एंड लीडरशिप क्वालिटी। अब फीचर्स क्या है, देखो ये मल्टी सोर्स फीडबैक होता है।
इंपॉर्टेंट क्या है कि 360 फीडबैक जो है यहाँ पे सिर्फ परफॉर्मेंस का एवेल्यूएशन नहीं करा जाता, बल्कि सारी चीज़ों का करा जाता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, मैनेजर्स के साथ कैसा बिहेवियर है, कलीग्स के साथ कैसा बिहेवियर है, सब कुछ देखा जाता है। दूसरा, कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्यूशन ऑफ द परफॉर्मेंस, मतलब वर्क कितना परफॉर्म करा और बिहेवियरल एक्सपेक्ट सब कुछ देखा जाता है, लाइक टीम वर्क, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। देन रिड्यूस द बाइसनेस एंड सब्जेक्टिविटी, मतलब मान लो अगर चिंटू ने मैनेजर को समोसे खिला भी दिए तो क्या उससे उसका प्रमोशन हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैनेजर के समोसे खिलाने से या मैनेजर के अच्छा फीडबैक देने से प्रमोशन नहीं होगा। यहाँ पे सबसे पूछा जाएगा, सबके साथ सबका ओपिनियन मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ सुपरवाइजर का ओपिनियन मैटर नहीं करता। तो इससे क्या, बाइसनेस और सब्जेक्टिविटी कम हो गई है। दूसरा है फोकस ऑन बिहेवियरल इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब ये जो मेथड है वो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी का इवैल्यूएशन भी करता है, लाइक कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टीम वर्क, सबका करता है। देन आता है इनकरेज द सेल्फ डेवलपमेंट, जो एम्प्लॉय है वो अपना फीडबैक रिसीव करता है उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में, जिसकी हेल्प से वो ये देखता है कि कौन से एरिया में उसे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ठीक है, और इस चीज से कंटिन्यूअस लर्निंग एंड प्रोफेशनल ग्रोथ मिलती है। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ 360 डिग्री फीडबैक। तो देखो इसका पहला स्टेप क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं किस लिए हमें 360 डिग्री फीडबैक कंडक्ट करना है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए या ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए, लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद हम पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करते हैं। पार्टिसिपेंट्स मतलब किस किस से फीडबैक लेना है, ठीक है, जैसे कि सुपरवाइजर से, पीयर्स से, सबऑर्डिनेट से या फिर कस्टमर से। उसके बाद एक क्वेश्चनेयर डिजाइन करा जाता है और उस क्वेश्चनेयर की हेल्प से जो फीडबैक है पार्टिसिपेंट से वो कलेक्ट करा जाता है, ठीक है, फीडबैक कलेक्शन हो गया। उसके बाद उस फीडबैक को एनालाइज करा जाता है कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसकी जो समरी है वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट में तैयार करी जाती है। एंड लास्ट में जो फीडबैक है वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड करा जाता है कि कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या क्या चीज़ों में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज असेसमेंट सेंटर मेथड। इसको बिना एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो यहाँ पे मैनेजर को अपनी जगह एक मैनेजर चुनना था, ठीक है, तो उसने चिंटी को किया कंसीडर्ड और एक मिंटी को किया, ठीक है। अब चिंटू मिंटू बहुत हो गया, अब चिंटी मिंटी की बारी है। अब उसने क्या सोचा कि किस बेसिस पे मैं मैनेजर सेलेक्ट करूँ, तो उसने पहले कंडक्ट कराया जीडी, यहाँ दूसरे कलर से, हाँ इसी से लिख लेती हूँ जीडी, ठीक है। जीडी क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट कराया, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो चिंटी थी उसने अच्छे अच्छे पॉइंट रखे। ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक क्या था कि जो प्रॉफिट है कंपनी का वो कैसे इंक्रीज करा जाए। चिंटी ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट रखे, अपने जो साथ के पीएस मेंबर्स थे उनको भी पूरा पूरा मौका दिया बोलने का, लेकिन मिंटी ने कुछ खास पॉइंट नहीं रखे और डोमिनेट करने की कोशिश की। फिर उसके बाद क्या किया गया कि केस स्टडी दी गई, एक केस स्टडी दी गई। केस स्टडी के अंदर प्रॉब्लम थी कि दो एम्प्लॉयज़ में झगड़ा हो गया और आपको किस तरीके से इसको सॉर्ट करना है। तो चिंटी ने कुछ खास बताया नहीं कि किस तरीके से कर सकते हैं, उसने कुछ अच्छे सजेशन नहीं दिए, बट मिंटी ने बहुत अच्छे सजेशन दिए। देन उसके बाद क्या किया गया कि एक प्रेजेंटेशन रखी गई, ठीक है, एक प्रेजेंटेशन रखी गई। अब मिंटी ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, चीज़ें बड़े ढंग से सबको एक्सप्लेन करी, बट चिंटी से नहीं हुआ। देन उसके बाद क्या किया, रोल प्लेइंग रखा गया। रोल प्लेइंग के अंदर क्या था कि जो चिंटी थी उसको बनाया गया मैनेजर और किसी एक दूसरे पर्सन को बना के भेजा गया एम्प्लॉय, ठीक है, एक मैनेजर उसको मतलब एम्प्लॉय बना के भेजा गया और वो अपनी प्रॉब्लम उसके सामने रख रहा था। अब चिंटी ने बड़े ध्यान से उसकी प्रॉब्लम सुनी, बड़े अच्छे अच्छे सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करे गए, ठीक है। लेकिन मिंटी ने ऐसा कुछ नहीं करा, फिर लास्ट में एक और टेस्ट कंडक्ट कराया गया जिसके अंदर था इन बास्केट गेम, ठीक है, बास्केट गेम। अब बास्केट गेम के अंदर क्या किया कि चिंटी ने बड़े अच्छे से चीजें रिप्रेजेंट करी बट मिंटी से नहीं हुई। अब इस बेसिस पे जो चिंटी थी उसको चुन लिया गया मैनेजर के द्वारा उसको मैनेजर चुन लिया गया कि अगली बार वो मेरी मैनेजर बनेगी। ये मेथड जो मैंने आपको समझाया है ना, इसी को कहते हैं असेसमेंट सेंटर मेथड। असेसमेंट सेंटर मेथड क्या है कि ये एक मॉडर्न टेक्निक है ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जहाँ पे एम्प्लॉय को इवेल्यूट करा जाता है थ्रू द सीरीज ऑफ स्टिमुलेटेड वर्क सिचुएशन, एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी लाइक ग्रुप डिस्कशन, केस स्टडी, रोल प्लेइंग, प्रेजेंटेशन, इन बास्केट एक्सरसाइज या बिजनेस गेम वगैरह। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। इज द यूज ऑफ सिमुलेशन टेक्निक, यहाँ पे सिमुलेशन टेक्निक्स का यूज करा जाता है। जो सारी मैंने सिचुएशंस आपको बताई हैं वो सिमुलेशन टेक्निक की तो थी, हम पहली यूनिट में पढ़ के आए हैं, तो उनका यूज करा जाता है। मल्टीपल इवैल्यूएशन टेक्निक, यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट इवैल्यूएशन टेक्निक का यूज किया जाता है, लाइक ग्रुप डिस्कशन, केस स्टडी, रोल प्लेइंग, ताकि जो एम्प्लॉय है उसकी जितनी भी स्किल्स है सारे के सारे फील्ड में उनको जज कर लिया जाए। नेक्स्ट इज फोकस ऑन मैनेजरियल एंड बिहेवियरल स्किल, मतलब यहाँ पे दोनों तरह की स्किल्स पे फोकस करा जाता है, लीडरशिप एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग, सब पे।
देन आता है मल्टीपल इवैल्यूएटर, मतलब वहाँ पे सिर्फ एक इवैल्यूएटर नहीं बैठा होता परफॉर्मेंस जज करने के लिए, बट डिफरेंट इवैल्यूएटर बैठे होते हैं ताकि बाइसनेस ना हो और रिलायबिलिटी रिजल्ट की बढ़ जाए। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक मेथड। ये जो असेसमेंट सेंटर है ना, वो ना स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन टेक्निक्स का यूज करता है ताकि प्रोसेस रिलायबल रहे और साइंटिफिक रहे और कोई भी समोसे खिला के प्रमोशन ना ले जाए। नेक्स्ट इस प्रोसेस क्या होता है, तो देखो सबसे पहले जो पर्पस है असेसमेंट का उसको डिटरमाइन करा जाता है कि प्रमोशन के लिए है, ट्रेनिंग के लिए है, मैनेजर सिलेक्शन के लिए। उसके बाद जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करा जाता है, जैसे हमारे केस में क्या थी, चिंटी और मिंटी थी, 2 पार्टिसिपेंट थे। देन उसके बाद असेसमेंट एक्सरसाइज को डिजाइन करा जाता है, जैसे केस स्टडी, ग्रुप डिस्कशन, रोल प्लेइंग, बिजनेस गेम और प्रेजेंटेशन। उसके बाद जो असेसमेंट एक्टिविटी है उनको कंडक्ट कराया जाता है, ऑब्जर्व करके रिजल्ट को एग्जामिन किया जाता है एंड लास्ट में फीडबैक या डिसीजन प्रोवाइड करा जाता है। नेक्स्ट टेक्निक आ जाती है हमारी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। इसको भी ना एक एग्जांपल से समझो। मैनेजर ने ये सोचा कि देखो जो रिंकू है, रिंकू मेरे यहाँ एम्प्लॉय है, वो भी तो मेरे लिए एसेट है ना, एसेट ही है ना। हम बोलते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो एसेट होते हैं कंपनी के लिए। अब एसेट है तो इसकी वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी, है ना। एसेट है, अब कोई भी मशीनरी हम लेते हैं वो हमारे लिए एसेट होती है, हम उसकी वैल्यू देखते हैं कि फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो उसने रिंकू की वैल्यू निकालना शुरू किया। उसने ये देखा कि रिंकू को जब मैंने अपॉइंट किया था तब से लेकर ट्रेनिंग वगैरह सब चीज़ में 50,000 का खर्चा रिंकू पे मैंने कर दिया, लेकिन जो रिंकू ने प्रॉफिट जनरेट करा है वो कितने का करा है, 1 लाख का करा है। इसका मतलब क्या है कि कितने का फायदा हो गया, 50,000 का कंपनी को फायदा हो गया। रिंकू ने 50,000 की वैल्यू कंपनी में ऐड कर दी। ये जो तरीका मैंने आपको बताया ना, जहाँ पे हम जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी वैल्यू एस्टिमेट करते हैं, वैल्यू निकालते हैं उनकी, ठीक है, कितना फ़ायदा, कितनी वैल्यू उन्होंने कंपनी में ऐड करी है, वो कैलकुलेशन करते हैं। इसी को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड एक मॉडर्न अप्रोच है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, जहाँ पे एम्प्लॉय को वैल्यूबल एसेट कंसिडर करके उनकी जो वैल्यू है वो मेजर करी जाती है इन टर्म ऑफ कॉस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। कौन कौन सी कॉस्ट को लिया जाता है, कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी, कॉन्ट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड वैल्यू क्रिएटेड बाय एम्प्लॉय, ठीक है। अब देखते हैं इसके फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर्स है एम्प्लॉय ट्रीटेड एज अ वैल्यूबल एसेट, मतलब एम्प्लॉय के एक वैल्यूबल एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है जिसकी वैल्यू को मेजर करा जाता है। देन उसके बाद मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय, मेथड को वेरियस कॉस्ट को यूज करके जो एम्प्लॉय है उसकी वैल्यू को मेजर करा जाता है। लाइक रिक्रूटमेंट कॉस्ट कंसिडर करी जाती है, ट्रेनिंग कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट, सैलरी कॉस्ट वगैरह कंसिडर करा जाता है। इसके अलावा एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से जो बेनिफिट हुआ है ना उसको भी मेजर करते हैं। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि एम्प्लॉय ने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करा है इन टर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग प्रोवाइड अ यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट डिसीजन, जैसे रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन के लिए, कि भाई जिसने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करा होगा इन टर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, उसका प्रमोशन कर दो या उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दो, क्योंकि वो अभी इतना अच्छा करे तो ट्रेनिंग के बाद कितना अच्छा करेगा। एंड द फिफ्थ इज कि ये एम्प्लॉय की लॉन्ग टर्म वैल्यू को देखता है इंस्टेड ऑफ अ शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस। अब आ जाते हैं प्रोसेस पे। तो सबसे पहला प्रोसेस में स्टेप क्या होता है कि जो कॉस्ट है ह्यूमन रिसोर्स की उसको आइडेंटिफाई करना है। लाइक कंपनी ने कैलकुलेट किया कि 50,000 का स्पेंडिंग हुई है ट्रेनिंग पे एम्प्लॉय के, ठीक है। देन उसके बाद जो वैल्यू है एम्प्लॉय की उसको मेजर करा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ने मेजर किया कि एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट करा है इन टर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस या प्रॉफिट, वो कितना है, 2 लाख है, ठीक है। देन उसके बाद कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन से कंपेयर करा जाता है। कंट्रीब्यूशन से कंपेयर किया तो पता चला 1.5 लाख का हो गया है फायदा। देन उसके बाद रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाता है। मैनेजमेंट एनालाइज करता है कि क्या इन्वेस्टमेंट जो हमने की थी एम्प्लॉय में वो बेनिफिशियल रही या नहीं रही, एंड लास्ट में डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट मेथड आता है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। अब इसको भी ना कहानी के थ्रू समझते हैं। तो देखो मैनेजर को ना परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना था चिंटू मिंटू का, तो उन्होंने क्या किया, एक स्केल बनाई, ठीक है, एक स्केल बनाई, रेटिंग स्केल 5, 4, 3, 2 और 1। उन्होंने कहा कि अगर चिंटू या मिंटू में से कोई भी जो कस्टमर सर्विस की वो जॉब करते हैं दोनों, ठीक है, वो कस्टमर की सारी प्रॉब्लम सुनते हैं, पोलाइटली बात करते हैं और कभी इग्नोर नहीं करते, तो उनको दिए जाएंगे 5 रेटिंग। अगर प्रॉब्लम कभी कभी सुनते हैं, पोलाइटली बात करते हैं, प्रॉब्लम कभी कभी सुनते हैं, प्रॉब्लम हमेशा नहीं सुनते, ठीक है, प्रॉब्लम कभी कभी सुनते हैं, तो 4 दिए जाएंगे। अगर एक प्रॉब्लम भी कभी कभी सुनते हैं और इग्नोर भी कर देते हैं तो 3 दिए जाएंगे। और इस बेसिस पे आगे की स्केल बना ली।
अब उन्होंने क्या किया, दोनों के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। उसके बाद पता चला कि जो चिंटू है वो प्रॉब्लम भी सुनता है, पोलाइटली बात करता है और इग्नोर भी नहीं करता। तो चिंटू को मिल गए 5, चिंटू को जो नंबर मिले वो मिले 5। लेकिन जो मिंटू है वो कभी कभी इग्नोर कर देता है और प्रॉब्लम भी नहीं सुनता, तो मिंटू को मिले 3। ठीक है, और ये जो तरीका है इवैल्यूएशन का, इसी को कहते हैं बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, इसी को कहते हैं। तो ये क्या है, ये एक मॉडर्न मेथड है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, जहाँ पे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है साइंटिफिक बिहेवियरल एग्जाम्पल के थ्रू रिलेटेड टू जॉब परफॉर्मेंस। इस मेथड के अंदर रेटिंग स्केल को प्रिपेयर किया जाता है, जिसके अंदर क्लियरली डिफाइंड बिहेवियरल स्टेटमेंट होते हैं जो डिफरेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करते हैं, फ्रॉम अ पुअर टू एक्सीलेंट। जैसे हमने किया कि प्रॉब्लम भी सुनते हो, पोलाइटली बात करते हो, तो 5 मिलेंगे, प्रॉपर स्टेटमेंट दिए गए हैं। Each point on a rating scale is supported by example of actual employee behavior. So BARS combine the advantage of traditional rating scale और behavioral observation method, दोनों की जो क्या कहते हैं एडवांटेज है उनको कंबाइन करता है। अब इसके फीचर्स क्या है, तो देखो ये एम्प्लॉय के बिहेवियर पे बेस करता है। BRS evaluated the performance based on actual behavior shown by the employee while performing a job duty। दूसरा क्या है कि यहाँ पे रेटिंग स्केल का यूज किया जाता है, जैसे अभी हमने बनाई थी कुछ ऐसी सी, आप रेटिंग स्केल इसको रोक के पढ़ सकते हो। देन उसके बाद है कि यहाँ पे क्लियरली डिफाइन करा जाता है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ये आरएस ना क्लियर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को, ताकि उन्हें पता हो कि एट द एंड उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट इज रिड्यूस द बायसनेस इन अ इवैल्यूएशन, मतलब क्योंकि इवैल्यूएशन जो है वो साइंटिफिक बिहेवियरल एग्जाम्पल के बेसिस पे होता है, तो पर्सनल बायसनेस जो है इवैल्यूएटर की वो कम हो जाती है। फिफ्थ इज ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मेथड। देखो ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव और रिलायबल मेथड है, क्योंकि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है उसका इवैल्यूएशन करा जाता है उस बिहेवियर पे जो हम ऑब्जर्व करते हैं। देन आता है प्रोसेस। तो प्रोसेस में सबसे पहले क्या है कि हमें इंपॉर्टेंट जॉब बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। देन उसके बाद हमें बिहेवियरल एग्जाम्पल कलेक्ट करना है, जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ गुड बिहेवियर। गुड बिहेवियर का एग्जाम्पल क्या है कि जो एम्प्लॉय है वो हेल्प कर रही है टीम मेंबर का और कॉम्पिटेंट कंप्लीट कर रही है टास्क को टाइम पे। देन पुअर बिहेवियर का एग्जाम्पल क्या है कि एम्प्लॉय ने कॉर्पोरेट ही नहीं किया टीम के साथ। देन उसके बाद रेटिंग स्केल डेवलप करी जाती है कि 1 है तो मतलब पुअर परफॉर्मेंस, 2 है तो एवरेज परफॉर्मेंस, 5 है तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। फिर इस रेटिंग स्केल पे ना डिफरेंट जो सपोर्टिव डिस्क्रिप्शन है वो ऐड करे जाते हैं। लाइक अगर 5 रेटिंग देनी है तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, कस्टमर की हेल्प करता होना चाहिए। इसके साथ साथ थर्ड रेटिंग पे कब दिया जाएगा, जब कम्युनिकेशन एडिकेट है बट इंप्रूवमेंट की जरूरत है। देन उसके बाद जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करा जाता है इस रेटिंग स्केल के बेसिस पे। लास्ट में फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉय को और ये समझा जाता है कि कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो मैंने ये पूरा फुल फ्लेज एग्जाम्पल आपको दिया है, आप इसे रोक के पढ़ सकते हो और बिल्कुल समझ सकते हो, और एग्जाम में एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा लिख कर आना। इसी के साथ आपका यूनिट 4 पार्ट 1 होता है कंप्लीट। एक पार्ट और आएगा और उसमें मैं बाकी का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी, पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। सो थैंक यू, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस अगर आपको ये नोट्स परचेस करने हैं जहां से मैं आपको पढ़ा रही थी, जिन नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही थी, तो आप इनको परचेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म, और गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू।